बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं एस्टिमेशन की, तो उसमें मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के भी फार्मूले 9 केसेस के फार्मूले आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने वो फार्मूले नहीं देखे तो आप वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये क्वेश्चन पूछा गया है, एच नॉट म्यू वन इज़ इक्वल टू म्यू टू, यानी कि ये डिफरेंस बिटवीन मीन का केस है। इसमें देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस में वो लाजमी नहीं कि पूरे 6 स्टेप्स आपसे पूछे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो 6 स्टेप्स होते हैं, आपसे जी पूछ सकता है या जी के फार्मूले में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनमें से कोई चीज़ पूछ सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जी पूछा गया है, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। तो हम जी इस तरह फाइंड करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मीन का जो पहला केस है, जहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर नॉन होते हैं। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेटर पे इसको ठीक तरीके से सॉल्व करना है। इस 9.49 तक आप कैसे पहुंचते हैं, ये अब आपने महारत हासिल करनी है। ये सारा कुछ करके अगर कैलकुलेटर पे आंसर गलत कर दें, खामखा 1-2 नंबर आपके कट जाएंगे 3 में से। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए जी, इस क्वेश्चन में गिवन एक्स बार इज इक्वल टू 120, म्यू 100 एंड 25 स्मॉल एस दिया गया है। टी की वैल्यू पूछी है। ये मीन का जो तीसरा केस होता है जिसमें ये फार्मूला लगता है। ठीक है, देखें अब आपको केसेस की पहचान होगी। जो मैंने एस्टिमेशन की पहली वीडियो अपलोड की, वहाँ पे मैंने केसेस के बारे में ज़िक्र किया था कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कब कौन सा केस लगता है। तो यहाँ पे देखें, टी उसने पूछा है इसलिए क्योंकि एन देखें 30 से छोटा है और सिग्मा इधर नहीं गिवन, 2 शराइत पूरी हो रही हैं, तो इस वजह से टी इधर हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज़, उसने पूछा ही टी है, यहाँ उसने ये नहीं कहा कि स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड करें। तो स्टैटिस्टिक अगर कहे तो जी स्टैटिस्टिक होता है, टी स्टैटिस्टिक होता है, तो उनमें से कोई एक हमने फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर टी स्टैटिस्टिक फाइंड किया गया है। आगे देखिए जी, एक और क्वेश्चन। ठीक है, आपने देख लिया, यहाँ पे हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस आगे बढ़ते जाएं, सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़रा अहम है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें x1 बार x2 बार n1 n2, ये इंटरेस्टिंग है। n1 - 1 s1 स्क्वायर दे दिया और n2 - 1 s2 स्क्वायर दे दिया, और अब टी की वैल्यू फाइंड करने को कहा। तो यहाँ पर पहले आपको एस पी निकालना पड़ेगा। ये जो एस पी इस्तेमाल होता है ना, डिफरेंस बिटवीन मीन का तीसरा केस है ये। तो एस स्क्वायर पी ऐसे निकलता है। ठीक है, एस स्क्वायर पी जब आप निकाल लें, तो ये मैंने इस साइड पे एस स्क्वायर पी फाइंड किया हुआ है, उसे जस्ट पुट करना है इस फार्मूले में। ठीक है, तो टी भी निकल आएगा। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए जी, इस सवाल में x1 बार x2 बार गिवन है, सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। ये आप ज़रा हैरान होंगे कि इस तरीके से कभी क्वेश्चन मतलब आमतौर पर नहीं पूछा जाता, लेकिन ये चीज़ दे दी गई है। ये हम सैम्पलिंग में पढ़ के आए हैं, प्रॉपर्टीज़ में, डिफरेंस बिटवीन मीन की प्रॉपर्टीज़ में, कि ये किसके इक्वल होती है। तो ये चीज़ दी हुई है। एच नॉट दे दिया गया, h1 हमने खुद बनाना है। तो इसमें पूरे वो जो 6 स्टेप्स हैं, क्योंकि हमने डिसीजन तक जाना है, सिर्फ जी नहीं फाइंड करना, डिसीजन भी लेना है। तो पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी जनाब। तो एच नॉट h1 अगर लिखना है तो वो म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 होगा। एच नॉट का उलट होता है, अल्फ़ा 0.05। तीसरा स्टेप ये है जिसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने ये यूज़ किया। ये सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार इसके इक्वल होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ठीक है, ये आपने सैम्पलिंग में प्रॉपर्टीज़ प्रूफ भी की हैं। तो इस तरह अगर दे दे, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको ये सैम्पलिंग के चैप्टर में ये चीज़ पता है। ठीक है जी, 2.35 निकल आया। अब ये जो वैल्यू है जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फ़ा, इसमें बच्चे बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टेबल से कैसे कैलकुलेट करनी है। वैसे तो जो मैंने टेबल आपको रिकमेंड किए हैं, रहमान और सना, ये 2 जो है टेबल बनाने वाले हैं कंपनीज़, तो इनसे आप देख लें।
इन कंपनीज़ के टेबल, उनमें ये डायरेक्ट दी गई होती हैं। अगर नहीं तो फिर मैं कैलकुलेट करना आपको बता देता हूँ अभी। अच्छा जी, अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए और आपकी बुक के एंड पे जो टेबल दिया गया है जी का टेबल, उसकी मदद से आपने ये फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? देखें, अल्फ़ा 0.055 है इस क्वेश्चन में। पहला स्टेप आपने क्या करना है कि 0.5 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट कर देना, 0.45 आ जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है लंबी चौड़ी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, बाद में मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, 0.45 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बुक में टेबल आपके दिया गया है, आप जो साथ टेबल लेके जाएंगे या एग्ज़ाम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें भी इस तरह का टेबल आपको मिल जाएगा। तो ये देखें, इस नंबर के 0.45 के करीब 3 नंबर ये मिल रहा है, 4495 और 4505, यानी कि 4500 है ना, 4500। तो 4500 के करीब ये भी है, ये भी है। तो आप ये पिक कर लें 1.64, ठीक है, या फिर 1.65, इधर से 1.6 और इधर से 5, या फिर इन दोनों का की एवरेज ले लें जो कि 1.645 बनती है, जो कि इधर इस्तेमाल की गई है ये। तो इस तरह आप जी की ये वैल्यू पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था। अच्छा, आगे देखिए जी, डिसीजन कैसे लेना है ये ज़रा गौर से समझ लें। अगर ये कंडीशन क्रिटिकल रीजन, 3 तरह के क्रिटिकल रीजन होते हैं। जब H1 में ग्रेटर का साइन हो तो ये क्रिटिकल रीजन होता है, लेस का साइन हो तो जी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस जी अल्फ़ा होता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लिखते हैं। और तीसरा जो केस है उसमें जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फ़ा बाई 2। ये 3 ही केस हैं। पहला केस ये है, दूसरा केस ये है और तीसरा केस ये है। क्रिटिकल रीजन्स के ये 3 केस आपने याद रखने हैं। ये कब होता है? जब H1 में नॉट इक्वल टू का साइन हो, सॉरी इसको ज़रा इस तरह लिखना है मॉड में, जी कैलकुलेटेड मॉड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अल्फ़ा बाई 2। ये तब होता है जब H नॉट में नॉट इक्वल टू का साइन हो। ये तब होता है जब H नॉट में लेस का साइन हो, और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब, सॉरी H नॉट बोल गया हूँ, H1, और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब H1 में ग्रेटर का साइन हो, ठीक है। H1 में ये 3 साइन ही हो सकते हैं और H1 को देख के ही क्रिटिकल रीजन बनता है। तो ये आपने, ये सारी बातें मैंने इस सवाल में आपको बता दी, तो बाकी सवालों में भी यही बातें आपने मद्देनज़र रखनी है। और टी के केसेस में यही क्राइटेरिया है, लेकिन वहाँ टी इस्तेमाल हो रहा होता है, टी सी ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फ़ा बाई 2 या अल्फ़ा, और आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है टी में n-1। कोई सवाल आएगा तो उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए जी अगला सवाल। ये अब मैं तफसील से नहीं डिस्कस कर रहा, जस्ट देख लें, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरे केस का सवाल है, H0 H1 क्वेश्चन में दिए गए हैं। ये देखें, पॉपुलेशन मीन इज़ 150, इसका मतलब है पॉपुलेशन मीन 150 है, H0 दिया गया, H1 इसका उलट होता है। बाकी कैलकुलेशंस आप देख लीजिएगा। ये देखें, क्रिटिकल रीजन क्या इस्तेमाल हुआ, नॉट इक्वल टू के केस में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम H0 को रिजेक्ट करते हैं, अगर सेटिस्फाई ना हो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ Z का आंसर क्या आया, 1, ठीक है। यहाँ 1 पुट करें अगर, तो 1 ग्रेटर है 1.96 से, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई ये जब ना हो उस सूरत में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं H0 को, या रिजेक्ट नहीं करते, ठीक हो गया। अगला सवाल देख लीजिए जी। ये क्वेश्चन, इसमें टी पूछा गया है। पहले भी एक इस तरह का सवाल आया है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ तरह की दी गई थी, ठीक है। n1 माइनस S1 स्क्वायर दिया गया था, यानी कि ये चीज़ इक्वल होती है n1 माइनस 1 इंटू S1 स्क्वायर, ठीक है, या SX स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर के इक्वल है। तो ये इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है या इस तरीके से भी दे सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपने SP के ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं और इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोनों से पूछे जा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको गौर से देख लीजिए, ठीक है। SP पहले निकाला और T का फिर ये फार्मूला इस्तेमाल किया और फाइंड कर लिया। आपने x1 बार x2 बार सीखा होगा, ठीक है, फार्मूलों में, तो बाज़ का x बार y बार भी इस्तेमाल हो सकता है। इस वजह से आपने रेडी रहना है, नोटेशन कोई भी यूज़ हो सकती है।
अच्छा जी, आगे देखिए एक और सवाल। A random sample of size 100 is taken from normal population with a standard deviation of 40. ठीक है। If the sample mean is equal to 220, sample mean 220 है, sample mean x बार है, test the hypothesis that mu is less than equal to 200. अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है, ये बच्चे बाज़ का जो है ना समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की है, क्योंकि पीछे सैंपल का जिक्र हो रहा है। ये सैंपल की नहीं है, ये पॉपुलेशन की है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 40 है। सैंपल लिया गया साइज 100 का उस पॉपुलेशन से जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 40 थी। तो ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जब गिवन हो तो फर्स्ट केस लगता है, ठीक है, मीन का। ये देखिए जी, फर्स्ट केस मीन का अप्लाई किया है। ये H0 है, ये H1 है। अब H1 में देखिए ग्रेटर का साइन आया तो इधर भी ग्रेटर का साइन आएगा, और ये वन साइडेड क्रिटिकल रीजन है इसलिए यहाँ जी अल्फ़ा आएगा। ये देखिए जी, ये ग्रेटर का साइन आया इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन था। जी अल्फ़ा की अभी ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए अल्फ़ा 0.05 के लिए कैसे होती है, ठीक है। अब जी अगर यहाँ पुट करें 5 बड़ा है ना 1.645 से, तो इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जब सेटिस्फाई हो जाए फिर हम H0 को इसको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि म्यू छोटा या बराबर नहीं है 200 से, म्यू बड़ा है 200 से। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सिंपल सा है। H0 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, t भी दे दिया है, s पूछ लिया है। अब t का फार्मूला मीन का ये होता है, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन कर देते क्योंकि ये √n से डिवाइड हो रहा होता है, तो बच्चों को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कहीं गलती कर देते हैं। s को इधर लिख दिया, √n को मतलब ऊपर ही लिख दिया, तो यहाँ गलती हो सकती है। आप इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। s इज़ इक्वल टू s उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1/√n जो है इधर ऊपर आ गया। x बार माइनस म्यू इधर मौजूद था, बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें 4.5 आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब आपको x बार आपसे पूछ सकता है, म्यू पूछ सकता है, s पूछ सकता है, n पूछ सकता है, t पूछ सकता है। यहाँ उसके पास काफ़ी चॉइस है क्वेश्चंस मुख्तलिफ अंदाज से पूछने की। आगे देखिए जी, अब मैं काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। अब मैं जस्ट आपको क्वेश्चन दिखाता जाता हूँ, आप इनको फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, ये ज़रा t की वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें जी, t अल्फ़ा n-1, n है 10-1 9 होता है, तो अल्फ़ा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 0.05 है। तो ये t की वैल्यू जो 1.833 आई है, ये कैसे आई ये देखिए, बल्कि इस साइड पर t का टेबल आपकी बुक में दिया गया है। ये देखिए जी, अल्फ़ा 0.05 था और t की वैल्यू 1.833 निकल आई। n चूँकि 10 था, n-1 9 है, तो इस साइड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इस साइड पे अल्फ़ा। तो इस चैप्टर में आपने ये याद रखना है कि अगर अल्फ़ा/2 लिखा है तो उसको सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको इधर देखते हैं। सवाल में अल्फ़ा तो 0.05 भी दिया जा सकता है, अगर क्रिटिकल रीजन में यहाँ लिखा होता है अल्फ़ा/2, ठीक है, तो अल्फ़ा/2 तो 0.025 हो जाता, तो फिर हम 0.05 में ना देखते बल्कि 0.025 में देखते, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी नोट कर लेनी है। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए। ये भी सवाल काफ़ी दफ़ा नज़र आया, मैं जो रिपीट होते हैं उनको 2 दफ़ा नहीं कर रहा, तो इस टाइप के सवाल आए हुए हैं अक्सर। फार्मूलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। H0 H1 बनाने हैं। नो मोर देन 45% पीपल पे ज़कात। नो मोर देन का मतलब होता है, मोर देन का मतलब अगर नो इधर से हटा दें तो ग्रेटर बन जाता है मोर देन, ठीक है। तो मोर देन का उलट क्या हुआ, नो मोर देन, और नो मोर देन को मैथमेटिकली हम लेस देन इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। मोर देन को ग्रेटर लिखा और नो मोर देन, आपको ये चीज़ दी गई थी प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु पे ज़कात, ठीक है। तो ये देखिए आपको H0 दिया गया था,
लेस देन इक्वल टू 45%। और ये प्रोपोर्शन बचे यहाँ म्यू लिखा था भाई, ये प्रोपोर्शन की बात है, ये मीन नहीं दिया हुआ, कहीं मीन का लफ्ज़ या एवरेज का लफ्ज़ कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ। तो ये आप ध्यान किया करें कि एवरेज और मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, फिर यहाँ पे म्यू आप लिखा करें। अच्छा, इसके बाद देखिए जी दूसरा केस देखिए जी, द एवरेज इनकम ऑफ नर्सेज इज़ ₹36250। तो एवरेज इनकम एग्जैक्टली इसके इक्वल है, तो एवरेज की ट्रांसलेशन म्यू हुई बराबर है 36,250 के। इसका उलट ये हो गया। बड़ा आसान सा सवाल था। आगे देखिए जी इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगेन वो फार्मूलेट वाला सवाल आ गया। इस दफ़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स दैट 9% ऑफ ऑल, 9% अगेन परसेंटेज दी गई है, तो प्रोपोर्शन वाला केस लग रहा है। ऑफ ऑल ग्रॉसरी शॉपर्स नेवर बाय द स्टोर ब्रांड। 9% लोग एक ख़ास किस्म का ग्रॉसरी शॉपर्स नेवर बाय द स्टोर ब्रांड, ठीक है। एग्जैक्टली 9% लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन ये है कि 9% लोग हैं जो क्या करते हैं, शॉपर्स हु नेवर बाय स्टोर ब्रांड। शॉपर से मुराद जो ख़रीदार हैं, हु नेवर बाय, ओ शापर नहीं है, शापर। अच्छा आगे देखिए जी, H1 P इज़ नॉट इक्वल टू 0.09, ठीक हो गया इसका उलट। और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ LED TV इज़ नॉट मोर देन ₹40,000। ये एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट लफ्ज़ होता है, नो मोर देन या नॉट मोर देन। इसकी ट्रांसलेशन पहले भी बता चुका हूँ। नो मोर देन की ये ट्रांसलेशन बनती है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये एक और अच्छा सा सवाल था, इस तरह के पूछे जाते हैं काफ़ी दफ़ा पेपर्स में। ये देखिए जी अगला सवाल सिंपल सवाल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टी के फार्मूले में कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो यहाँ पे उसने डिसाइड किया कि इस दफ़ा मैं n पूछूंगा, ठीक है। तो मैंने पहले और तरीके से किया था सॉल्व इसको पिछले पेजेस पे। तो आप वो फार्मूला यूज़ करके उसमें √n इधर मैंने लिखा था, s इधर लिखा था, तो उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज़ पुट करके फिर बाद में कैलकुलेशंस करें। अब ये आपने देखना है कि आप सही वैल्यू तक किस तरह से पहुंचते हैं, ठीक हो गया जी। ये थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सवाल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ मज़ीद अहम सवालों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।